हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं आपकी यूपी बोर्ड की एग्जाम डेट शीट आ गई है और आपका केमिस्ट्री का जो पेपर है वो होने वाला है 25 फरवरी को। तो फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है हमारे एग्जाम का, तो हमें क्या करना है, हमें इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 4 पेपर कोड 347 केडी के पार्ट 1 को करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है तो आपको क्या करना है, आपको बस 2019 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इनको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि जो हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है और जब सिलेबस फिक्स है तो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। और फ्रेंड्स, हर बार क्या होता है, हर बार 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं, यानी कि आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आपने उनको तैयार कर लिया ना तो आपको 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। और फ्रेंड्स, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखते हैं आज के वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि ये है एमसीक्यू प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स के आते हैं, 6 मार्क्स के आते हैं, जिनकी संख्या 6 होती है, लेकिन एक एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, 1 मार्क्स का। यानी कि कुल मिलाकर एमसीक्यू क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं, ये आते हैं पूरे 6 मार्क्स के। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम रसायन विज्ञान सेट नंबर 4 347 केडी के प्रश्न नंबर 1, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 0.2 एम विलियन के 500 मिली बनाने के लिए Na2CO3 की आवश्यक मात्रा है। तो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको इनका आंसर पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में रंगहीन आयन है। तो देखिए ये आयन दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कि इनमें से रंगहीन आयन कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा ग, संकर आयन ये दिया गया है, इसमें हमें x का मान बताना है, इसमें x का मान क्या है। अगला देखिए घ है, अभिक्रिया CH3COCl प्लस H2 की PD और BSO4 के साथ क्रिया कराएंगे तो कौन सा उत्पाद बनकर तैयार होगा। और देखिए अगला क्वेश्चन है, CH3 की 3N है एक, प्राथमिक एमिन, द्वितीयक एमिन, तृतीयक एमिन, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए च है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन, हार्मोन। अगला देखिए, अगला हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 का क, हिमांक में अवनमन एवं विलय के मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अम्लीय और क्षारीय माध्यमों में KMnO4 का तुल्यांकित द्रव्यमान भिन्न होता है, क्यों। अगला क्वेश्चन हमारा ग, NH4OH विलयन में CuOH की 2 घुलनशील है जबकि NaOH विलयन में नहीं, ऐसा क्यों। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। ये हमें रासायनिक समीकरण दी गई है, हमें इसको पूर्ण करना है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर क से घ तक ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन है जो कि 2-2 मार्क्स के, यानी कि आपके यहाँ से 8 नंबर पक्के हो जाएंगे और 6 नंबर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से पक्के हो जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर आपके कितने नंबर पक्के होने वाले हैं, तो 14 नंबर पक्के होने वाले हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का एथिल अल्कोहल व जल के मिश्रण में भार अनुसार 54% जल है, इस मिश्रण में एथिल अल्कोहल तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का पूछा गया था। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 के का तक करने वाले हैं। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इनका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा का, 0.2 एम विलियन के 500 मिली बनाने के लिए Na2CO3 की आवश्यक मात्रा है, ये हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो विलियन की मोलरता कितनी दी गई है, 0.2। तो हम इसका आंसर देखिए लिखते हैं, विलियन की मोलरता, विलियन की मोलरता कितनी दी गई है, विलियन की मोलरता जिसको हम कैपिटल M से दर्शाते हैं, तो ये दी गई है 0.2 एम यानी कि मोल। ठीक है, अब आगे हमें क्या दिया गया है, आगे दिया गया है विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किस में दिया गया है, ये दिया गया हमें मिलीलीटर में, किसमें, मिली में दिया गया। हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लीटर में चेंज करेंगे। तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन यानी कि V, ये दिया गया हमें 500 ml यानी कि 500 मिली, और हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लीटर में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 500/1000। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ½ लीटर। अब देखिए यहाँ पर Na2CO3 की आवश्यक मात्रा, देखिए आवश्यक मात्रा बोल दे या कुल द्रव्यमान बोल दे, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं W,
क्या होते हैं, W। यहाँ पर बोला गया Na2CO3 की आवश्यक मात्रा, तो आवश्यक मात्रा क्या है यहाँ पर आवश्यक मात्रा W हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं Na2CO3 की आवश्यक मात्रा यानी कि W2 हमें यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान यानी कि अणुभार निकालना होगा। क्या निकालना होगा, मोलर द्रव्यमान यानी कि अणुभार। वो क्यों निकालना होगा, वो इसलिए निकालना होगा क्योंकि हमारा सूत्र है मोलरता का। हमारा सूत्र होता है मोलरता इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू V लीटर में। V यहाँ पर आयतन है। ठीक है, ये होता है हमारा सूत्र। तो देखिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है W2। तो Na2CO3 का हम अणुभार तो निकाल सकते हैं यानी कि मोलर द्रव्यमान तो हम निकाल सकते हैं, और मोलरता हमें दी गई है और हमें आयतन भी दिया गया है। तो देखिए Na2CO3 का हम मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है, हमें निकालना होगा। हम जानते हैं सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है 23, और यहाँ पर है सोडियम के 2 अणु, तो ये 23 गुणा 2, प्लस कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12, और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, लेकिन यहाँ पर 3 है, तो 16 गुणे 3। तो देखिए 23 की गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 46 प्लस 12, और 16 की गुणा हम 3 में करेंगे, ये आ जाएगा 48। तो देखिए 46, 12 और 48 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 106 ग्राम प्रति मोल। कितना निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा 106 ग्राम प्रति मोल निकल कर आ जाएगा। तो हम इन वैल्यूज को क्या करेंगे, इस सूत्र में पुट कर देंगे। तो मोलरता बराबर, मोलरता कितनी दी गई थी 0.2, हमें W2 निकालना है, तो W2 ऐसा का ऐसे ही, और देखिए मोलर द्रव्यमान यानी कि अणुभार कितना है 106 ग्राम प्रति मोल, और आयतन क्या है, आयतन है 1/2, यानी कि हम इसको 0.5 भी लिख सकते हैं 1/2 को। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 मान लीजिए और इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें, तो W2 की गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा W2। ठीक है, आ जाएगा W2 इज इक्वल टू, और इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 0.2 गुणा 0.5 गुणा 106। देखिए जब हम इसकी 0.2 की गुणा 0.5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 0.1। कितना आ जाएगा 0.1, तो 106 की गुणा हम इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 10.6 ग्राम। कितना निकल कर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10.6 ग्राम, यानी कि हमारा यहाँ पर क्या निकल कर आया है, Na2CO3 की आवश्यक मात्रा हमारी निकल कर आई है 10.6 ग्राम। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 10.6 ग्राम। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है ख, निम्नलिखित में रंगहीन आयन है। तो हमें यहाँ पर बोला गया है इसमें कौन सा यहाँ पर रंगहीन आयन है। तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं रंगहीन कब होता है और रंगीन कब होता है। तो रंगहीन तब होगा जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। रंगहीन कब होगा, रंगहीन होगा जब इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। और युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित का मतलब क्या होता है, युग्मित का मतलब होता है जोड़े में। युग्मित का मतलब क्या होता है, जोड़े में। जोड़े में कैसे, देखिए यहाँ पर ये होता है जोड़े में। और देखिए रंगीन कब होगा, रंगीन जब होता है जब यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो देखिए अयुग्मित क्या होता है, अयुग्मित होता है जो जोड़े में ना हो। अयुग्मित क्या होता है, अयुग्मित होता है जो कि जोड़े में ना हो। तो यहाँ पर अयुग्मित है ये। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमसे बोला गया है Na2+ और Fe3+ और Cu2+ और Cu+1 में कौन रंगहीन है, मतलब किसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं निकिल की। ठीक है, निकिल की देखते हैं। तो निकिल का होता है 28, लेकिन यहाँ पर है 2+, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा आर्गन
3d8, यानी कि जब हम इसको ऑर्बिटल में भरेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 4, ठीक है, ये है 8। ये डी कक्षक 3D कक्षक में कितने हैं, 8 हैं। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं, ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 2 अयुग्मित है। तो ये क्या होगा, ये तो होगा रंगीन, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अब चलते हैं Fe3+ पर। तो Fe3+, तो Fe3+ में क्या होगा, यहाँ पर हम जानते हैं आयरन का क्या होता है, 26 होता है परमाणु क्रमांक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आ जाएगा, आर्गन 3d5। तो देखिए यहाँ पर डी कक्षक में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर जब हम इसको भरेंगे तो ये भी हमारा अयुग्मित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। चाहे तो आप यहाँ पर भरकर भी देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हमें यहाँ पर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और आगे चलिए, आगे दिया गया है Cu2+ यानी कि कॉपर, और हम जानते हैं कॉपर का कितना होता है, ये होता है 29 परमाणु क्रमांक। तो Cu2+ का 29 होता है और आयरन का क्या होता है, 26 होता है। तो इसका आ जाएगा हमारा आर्गन 3d9, यानी कि इसमें भी हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। और अब देखते हैं 29Cu+। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे क्या होगा, इसमें हो जाएगा यहाँ पर आर्गन 3d10, यानी कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 3D कक्षक में क्या होते हैं, ये पूर्ण भरे हुए हैं। इसमें क्या होता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब हम 5 10 को भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें जो हमारे युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो यही हमारा यानी कि 29Cu+, ये रंगहीन है। क्या है, Cu+1 रंगीन है, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो आपसे पूछा गया है रंगहीन, क्या पता आपके इस बार क्वेश्चन में भी पूछ ले रंगीन, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया गया है संकर आयन, ग नंबर क्वेश्चन है, संकर आयन NiCN की 4 की पावर x में x का मान है। तो हमें ये ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है इसमें संकर आयन में x का मान क्या है। तो देखिए इन सब की हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या क्या कर देंगे, x के बराबर कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर x निकालना है और x की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा NiCN4x, हमें x ही तो निकालना है। तो हम यहाँ पर करेंगे, हम जानते हैं निकिल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 2 होती है, तो प्लस का 2 गुणे 1। और देखिए यहाँ पर है CN की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, -1। अब देखिए बराबर हो जाएगा x, क्योंकि हमें x ही निकालना है। तो +2 की गुणा 1 में करेंगे, आ जाएगा +2, और देखिए प्लस माइनस -4 बराबर x। अब देखिए इस +2 में से ये -4 जाएंगे तो आ जाएगा -2, यानी कि जो हमारी x का मान निकल कर आ जाएगा ये आ जाएगा -2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है घ। अभिक्रिया दी गई हमें CH3COCl + H2, यानी कि एसिटिल क्लोराइड का क्या करा है, यहाँ पर अपचयन करा है, किसकी उपस्थिति में, प्लैटियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया उत्पाद क्या है। तो देखिए, और एक बात और, यहाँ पर पूछा गया उत्पाद होता है एरो के इस तरफ और अभिकारक होता है एरो के इस तरफ, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो अभिक्रिया दी गई है ये है रोजनमूंड अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया दी गई है, रोजनमूंड अभिक्रिया। इस क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, एक तो रोजनमूंड अभिक्रिया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और देखिए और ये क्वेश्चन तैयार होगा, इसमें पूछा गया है एसिटिल क्लोराइड का अपचयन कराने पर क्या प्राप्त होगा, रोजनमूंड अभिक्रिया है। तो देखिए CH3COCl + H2 का हम अपचयन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, प्लैटियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में। तो यहाँ पर हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड, क्या हो जाएगा CH3CHO। देखिए CH3C, यहाँ से एक H ले लिया O, ये क्या है, ये है एसिटाल्डिहाइड। क्या है फ्रेंड्स, ये है हमारा एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। और यहाँ पर देखिए और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा और एक क्लोरीन बचा,
तो ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए इसमें पूछा गया है जब इसकी अभिक्रिया इसके साथ कराने पर क्या प्राप्त होगा, तो हमें तो यहाँ पर एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है, यानी कि घ का बी बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है CH3 है, क्या है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और इनमें से कोई नहीं। और फ्रेंड्स अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए CH3 है, क्या है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें CH3 की 3N की, तो ये हमारे एक तृतीयक एमीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए चाहे एस्कार्बिक अम्ल है, तो एस्कार्बिक अम्ल क्या है, ये हमारा विटामिन है, एंजाइम है, प्रोटीन है, हार्मोन है। तो बात करें एस्कार्बिक अम्ल की, तो एस्कार्बिक अम्ल हमारा विटामिन है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का के हिमांक में अवनमन एवं विलय के मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट हिमांक में अवनमन और विलय के मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध होता है। तो बात करें हिमांक में अवनमन और विलय के मोलर द्रव्यमान की, तो इनके बीच क्या होता है, एक सीधा संबंध होता है। हिमांक में अवनमन और विलय के मोलर द्रव्यमान के बीच एक सीधा संबंध है, जो हिमांक अवनमन स्थिरांक KF के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। जो क्या किया जाता है, जो हिमांक अवनमन स्थिरांक KF के माध्यम से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। यानी कि हिमांक में अवनमन क्या है, डेल्टा TF। ठीक है, हिमांक में अवनमन डेल्टा TF किसके समानुपाती होगा, ये होगा मोलर द्रव्यमान के, यानी कि डेल्टा TF समानुपाती इसके हो जाएगा M के। और देखिए यहाँ पर ही समानुपाती है, और जब इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पर एक स्थिरांक आ जाएगा, जिसको हम हिमांक अवनमन स्थिरांक कहेंगे इनटू M। तो ये हमारा हिमांक में अवनमन और विलयन के मोलर द्रव्यमान में क्या है, संबंध है। जहां पर आप लिख देंगे M क्या है, M है हमारा मोललता, M है मोललता, या इसको मोलर द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर KF क्या है, KF हमारा हिमांक अवनमन स्थिरांक है, हिमांक अवनमन स्थिरांक है। और बात करें TF की, तो TF क्या है, हिमांक में अवनमन। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ख अम्लीय और क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकित द्रव्यमान भिन्न होता है, क्यों। कि अम्लीय और क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकित द्रव्यमान भिन्न होता है, क्यों, बताइए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम KMnO4 की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। तो KMnO4 में हम क्या करेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसमें हम Mn की निकालेंगे। हम जानते हैं पोटेशियम का एक होता है Mn, जिसके निकालने उसको X मान लीजिए +4, यहाँ पर ऑक्सीजन है तो -2। तो देखिए यानी कि यहाँ पर आ जाएगा X बराबर आ जाएगा +7। तो यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 7। अब हम क्या करेंगे, अब हम अम्लीय माध्यम में निकालेंगे और हम क्षारीय माध्यम में निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अम्लीय माध्यम में तो ये हो जाएगा KMnO4 + SO2 + H2O। तो अम्लीय माध्यम में हम करेंगे KMnO4 + SO2 + H2O के साथ क्रिया कराएंगे, तो हमारे यहाँ पर बनकर आ जाएगा MnSO4 + K2SO4 + H2O। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा +H2O। क्या आ जाएगा अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में आ जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल कर आई थी यहाँ पर KMnO4 में, Mn की, और KMnO4 के एक पोटेशियम परमानेंट है, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आई थी 7। और जब हम यहाँ पर MnSO4 में ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर Mn की कितनी निकाली थी हमने, 7, और हम जानते हैं SO4 की हो जाएगी -2, तो यहाँ पर आ जाएगी ऑक्सीकरण संख्या 5। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अम्लीय माध्यम में 7 से घटकर क्या होगी, 5 हो जाएगी। इसी प्रकार हम क्षारीय माध्यम में देखते हैं। तो क्षारीय माध्यम में देखिए, क्षारीय माध्यम में क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो समीकरण होगी KMnO4 + KOH की अभिक्रिया किससे करानी है, K2MnO4 से और O2 से और हमारे जल से करानी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर KMnO4 की हमने यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी, +7 थी, लेकिन यहाँ पर हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी +8,
क्योंकि के हम जानते हैं 1 होती है, तो 2 गुणा 1 प्लस Mn की निकालनी है तो ये, और ऑक्सीजन की हमें पता है 2, तो हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा +7 से +6, यानी कि यहाँ पर भी हमारी घट रही है। अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में, दोनों माध्यम में ही क्या हो रही है, हमारी यहाँ पर घट रही है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए क्योंकि अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में, अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में, क्योंकि अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में क्या बोला गया, KMnO4 में KMnO4 की रिडॉक्स अभिक्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। KMnO4 की रिडॉक्स अभिक्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। अभिक्रियाएं भिन्न होती हैं। अम्लीय में KMnO4 या Mn प्लस के साथ का क्या हो जाता है, का अपचयन किस में हो जाता है, Mn2 प्लस में। का अपचयन Mn2 प्लस में होता है, Mn2 प्लस में होता है। जबकि क्षारीय माध्यम में क्या होता है, क्षारीय माध्यम में यह Mn6 प्लस K2MnO4 में अपचयित होता है, अपचयित होता है। तो यहाँ पर हम इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे, तब अम्लीय का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, अम्लीय का तुल्यांकी भार ये हो जाएगा हमारा, यानी कि EKMnO4 ये कितना हो जाएगा, M और कितनी घट रही थी, तो 5। और देखिए क्षारीय का तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा, क्षारीय का तुल्यांकी भार आ जाएगा हमारा, यानी कि EKMnO4 का, तो ये जाएगा M/1, क्योंकि वहाँ 7 से 6 हो रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बोला गया था अम्लीय और क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान भिन्न होता है, क्यों। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाली KMnO4 की, तो ये निकल कर आई 7। अब हमने अम्लीय माध्यम में रिएक्शन करी और हमने क्षारीय माध्यम में रिएक्शन करी। तो यहाँ पर देखिए Mn सीधे 7 से 5 हो रही थी और क्षारीय माध्यम में सीधे 7 से 6 हो रही थी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अम्लीय और क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार भिन्न होता है। उसके बाद हम लिखते हैं क्योंकि अम्लीय और क्षारीय माध्यम में KMnO4 की रिडॉक्स अभिक्रिया भिन्न होती हैं। अम्लीय में KMnO4 या Mn+7 का अपचयन Mn2 प्लस में होता है, जबकि क्षारीय माध्यम में यह Mn+6 यानी कि K2MnO4 में अपचयित होता है। तब अम्लीय का तुल्यांकी भार इतना होगा M/5 और क्षारीय का तुल्यांकी भार होगा M/1। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये NH4OH विलयन में CuOH का होल ट्वाइस घुलनशील है, जबकि NaOH विलयन में नहीं, क्यों। यहाँ पर हमसे डायरेक्टली पूछा गया NH4OH जिसको हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, विलयन में CuOH का ट्वाइस यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड घुलनशील है, जबकि NaOH विलयन में नहीं, ऐसा क्यों। तो हम यहाँ पर लिखते हैं CuOH का ट्वाइस यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड जब NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो उस विलयन में ये संकुल बनाएगा। क्या बनाएगा, उस विलयन में संकुल यौगिक बनाता है यानी कि संकर बनाता है, लेकिन NaOH के साथ ये किसी भी प्रकार का संकुल नहीं बनाता है। यही कारण है NH4OH विलयन में CuOH घुलनशील है, जबकि NaOH विलयन नहीं है। तो देखिए फिर से देख लीजिए CuOH
कॉपर हाइड्रोक्साइड जब NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो उस विलयन में ये संकुल बनाएगा, लेकिन NaOH के साथ ये किसी प्रकार का संकुल नहीं बनाता है। यही कारण है NH4OH विलयन में CuOH का 2 घुलनशील है जबकि NaOH विलयन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम रिएक्शन करते हैं CuOH के 2 की, किसके साथ? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो NH4OH। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के हम 4 अणु ले लेंगे। तो जब हम इसके साथ क्रिया कराएंगे तो ये संकुल बनाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा Cu NH3 की 4, और क्या आ जाएगा, और आ जाएगा यहाँ पर OH की 2, ब्रैकेट में OH की 2। तो ये यहाँ पर क्या बना रहा है, संकुल बना रहा है, संकुल बना रहा है। अब देखिए, अब इसकी कॉपर हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराएंगे हम NaOH के साथ, यानी कि कास्टिक सोडा के साथ, इसको क्षार भी बोल सकते हैं। NaOH के साथ क्रिया कराएंगे तो ये संकुल नहीं बनाता है, ये संकुल नहीं बनाता है, यानी कि कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, संकुल नहीं बनाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। ये हमें समीकरण दी गई है, हमें इसको पूर्ण करना है। ये हमें दिया गया है CH3CHBr CH3। इसकी हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको गर्म करना है, यानी कि हीट करना है। तो हमारा क्या कंपाउंड बनकर तैयार होगा, और जो कंपाउंड हमारा बनकर तैयार होगा उसकी HBr के साथ यानी कि पेरोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा कौन सा कंपाउंड बनकर तैयार होगा, ये हमें बताना होगा। तो देखते हैं, CH3 CHBr CH3 की हम क्रिया कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक के साथ, इसको गर्म करा देंगे, यानी कि हीट करा देंगे, इसको गर्म ऊष्मा के साथ गर्म करा देंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, यह आ जाएगा प्रोपीन, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलेंगे हम प्रोपीन। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको बोलेंगे हम प्रोपीन। और देखिए, जब हम प्रोपीन की क्रिया किसके साथ कराएंगे, HBr के साथ कराएंगे और पेरोक्साइड के साथ कराएंगे तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बनकर आ जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, यानी कि CH3 CH2 CH2Br। तो इसको बोलेंगे हम 1 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन क्यों बोलेंगे, क्योंकि 1 पर क्या है, ब्रोमीन है, तो 1 ब्रोमो, और प्रोपेन इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन की चेन है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे ये कंपाउंड नंबर A है और ये है कंपाउंड नंबर B। यही हमें इसमें पूछा गया था। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर 3 का कहा है, एथिल अल्कोहल व जल के मिश्रण में भार अनुसार 54% जल है, तो इस मिश्रण में एथिल अल्कोहल तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, क्लास 12 केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि देखिए कभी कभी 2 मार्क्स 5 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, और हम जानते हैं चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 3 तक ये हमारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो यानी कि 3 चैप्टर में हमारे न्यूमेरिकल हैं, और देखिए मोललता, मोलरता और मोल प्रभाव से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए मोल प्रभाव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली 3 मार्क्स का पूछ लिया गया है। तो देखिए एथिल, यहाँ पर 2 कंपाउंड दिए गए हैं, एथिल अल्कोहल और जल के मिश्रण में भार अनुसार 54% जल है। यहाँ पर बोला गया है 54% क्या है, जल, यानी कि यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, यानी कि कुल विलयन कितना होगा, ये होगा 100 ग्राम। तो विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 100 ग्राम, ये हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पर बोला गया है हमसे एथिल अल्कोहल और जल, कितना, एथिल अल्कोहल और जल। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि जल के मिश्रण में भार अनुसार कितना है, 54% क्या है, जल है। तो देखिए 54% यानी कि 54 ग्राम क्या है, यहाँ पर जल है। तो WH2 कितना है, यहाँ पर 54 ग्राम। तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल कितना होगा, तो ये हो जाएगा WC2H5OH, कितना हो जाएगा, 100 में से 54 को माइनस कर देंगे तो ये निकल कर आ जाएगा हमारा 46 ग्राम। कितना निकल कर आ जाएगा, 46 ग्राम। अब देखिए एक साइड तो हम क्या करेंगे, एक साइड करेंगे हम जल का, एक साइड कर देंगे जल, और एक साइड लिखेंगे एथिल अल्कोहल।
एथिल अल्कोहल। ठीक है फ्रेंड्स, हमने एक साइड जल लिख लिया और एक साइड लिख लिया एथिल अल्कोहल। तो देखिए हमें दिया है WH2O। कितना दिया गया है? ये दिया गया हमें 54 ग्राम। और हमें क्या निकालना होगा? हमें निकालना होगा M, यानी कि अणुभार। अणुभार क्यों निकालेंगे अभी बताएंगे। तो MH2O, तो ये कितना आ जाएगा? हम जानते हैं M, हम जानते हैं हमें क्या निकालना है? जल का निकालना है अणुभार। और ये क्या है? ये है भार, ये भार है। और ये क्या है? ये है हमारा अणुभार। ठीक है, ये है अणुभार। तो देखिए हम जानते हैं हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ 2 है तो 2 गुणा 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16, यानी कि 2 और 16 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 18 ग्राम प्रति मोल। कितना निकल कर आ जाएगा फ्रेंड्स? 18 ग्राम प्रति मोल। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा? हमें यहाँ पर निकालना है मोलों की संख्या। और हम जानते हैं मोलों की संख्या को किससे डिनोट करते हैं? NH2, यानी कि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार के। क्या होता है? भार बटे में अणुभार के। ठीक है, ये होता है मोल की संख्या निकालना। तो देखिए हमें यहाँ पर निकालना है NH2O। तो भार कितना दिया गया है? WH2O अपॉन में MH2O। तो ये हमने निकाला है, तो कितना है? W तो आया 54 ग्राम और M कितना है? 18 ग्राम प्रति मोल। तो जब हम इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 3 मोल, यानी कि हमारा NH2 यानी कि मोलों की संख्या कितनी निकल कर आ गई जल की? ये आ गई हमारी 3 मोल। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? इसी प्रकार हम यहाँ पर निकालेंगे एथिल अल्कोहल का। तो देखिए दिया है भार कितना दिया गया? यहाँ पर भार दिया गया है यहाँ पर 46 ग्राम भार, यानी कि WC2H5OH, ये दिया गया हमें 46 ग्राम। अब देखिए हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है अणुभार। अणुभार तो CM, तो किसका निकालेंगे? C2H5OH का। हम जानते हैं कार्बन के कितने होते हैं? 12 होते हैं, और कार्बन के साथ 2 है तो 2 गुणे में, प्लस हाइड्रोजन कितने होता है? 1 होता है, तो 5 गुणे 1। और ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन का होता है हमारा 16, और प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, यानी कि जब हम इसको इससे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 46 ग्राम प्रति मोल। अब हम निकालेंगे यहाँ पर मोलों की संख्या। तो NC2H5OH, और हम जानते हैं मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो भार क्या है? 46 ग्राम, और अणुभार क्या है? ये भी 46 है, यानी कि हमारे यहाँ पर आ जाएगा 1 मोल। मोलों की संख्या कितनी निकल कर आ जाएगी? 1 मोल। तो C2H5OH कितने निकल कर आ गई? 1 मोल। तो देखिए हमें क्या करना होता है? हमें यहाँ पर कुल मोल निकालने होते हैं, कुल मोल, यानी कि NH2O प्लस NC2H5OH, तो ये जाएगा 3 + 1, यानी कि आ जाएगा कुल 4 मोल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखिए इन कंपाउंड के अलग अलग मोल प्रभाज निकालेंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज, और यहाँ पर निकालेंगे हम एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, क्योंकि देखिए हमें इन कंपाउंड के अलग अलग मोल प्रभाज निकालने होंगे। एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालेंगे। तो देखिए जल का जब मोल प्रभाज निकालेंगे तो ये आ जाएगा, और देखिए मोल प्रभाज को हम ये काई से डिनोट करते हैं, काई H2O। तो ये आ जाएगा यहाँ पर NH2O, यानी कि जिस कंपाउंड का निकालना होता है उसके मोलों की संख्या ऊपर आएगी और अपॉन में आ जाएगी कुल मोलों की संख्या, यानी कि जल और एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या NH2O प्लस NC2H5OH। तो देखिए हम जानते हैं H2O के मोलों की संख्या कितनी है? 3 है, और कुल मोल कितने हैं? 4। तो ये आ जाएगा 3/4 या 0.75, इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि जल का मोल प्रभाज हमारा निकल कर आ गया 3/4 या 0.75। ये दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे। अब निकालना है हमें एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, तो हो जाएगा C2H5OH, तो हो जाएगा C2H5 के मोलों की संख्या, क्योंकि यहाँ कंपाउंड जिस कंपाउंड का निकालना होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और फिर कुल मोल प्रभाज यानी कि NH2O प्लस NC2H5OH,
तो n यानी कि एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज कितना था, 4 था, वो 1 था, 1 और कुल मोल कितने थे, 4 थे। तो इसको हम या तो 1/4 लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं 0.25। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे मोल प्रभाज निकल कर आ गया है जल का भी और एथिल अल्कोहल का भी। जल का है 3/4 या 0.75 और एथिल अल्कोहल का है 1/4 या 0.25। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स आपका एग्ज़ाम इस बार 25 फरवरी को है केमिस्ट्री का, तो आपको क्या करना है, आपको इसकी अच्छे से तैयारी करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे चैनल के साथ बने रहें। और फ्रेंड्स आपको सबसे पहले यहाँ पर 2019 से 2025 तक की अनसोल्ड पेपर सॉल्व करने चाहिए और उसकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, क्योंकि सिलेबस तो सभी कवर कर लेते हैं, लेकिन बात आती है यहाँ पर प्रैक्टिस की। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।